नमस्कार साथियों, श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन आज शुरू करने से पहले आज हमें शुरू करना था डीसी मोटर। तो डीसी मोटर शुरू करने से पहले हमारा डीसी जनरेटर का छोटा सा भाग जो रह गया था, पहले उसे पढ़ लेते हैं, फिर डीसी मोटर को कवर अप करते हैं। तो हमने डीसी जनरेटर का जो चैप्टर था हमारा, उसमें जो रह गया था उसका रह गया था हमारा डीसी जनरेटर में हानियां, डीसी जनित्र की हानियां रह गई थी। तो इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। साइड हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, डीसी जनित्र की हानियां। बाकी तो आप समझना जरूरी है कि होता क्या है, बाकी तो नोट आप करते रहना, है ना। तो देखते हैं डीसी जनित्र में हानियां कौन कौन सी होती है। तो आप कोई भी मशीन हो जो घूमने वाली, डीसी जनरेटर, मोटर, एसी अल्टरनेटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर वगैरह, उसमें दो प्रकार की हानियां होती है। दो प्रकार की हानियां कौन कौन सी होती है? दो प्रकार की अपनी हानियां होती है कि एक होती है परिवर्ती हानि, एक होती है परिवर्ती हानि, और दूसरी होती है अपरिवर्ती, मतलब परिवर्ती हानि हो गई, और एक होती है स्थिर हानि है अपरिवर्ती हानि। तो एक होती है स्थिर हानि। अब हिंदी में कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को इंग्लिश में समझ में आता है, कुछ लोगों को दोनों को समझ में आता है। तो अपन ज्यादा बेटर क्या है कि हिंदी इंग्लिश दोनों का वो रहे। तो डीसी जनरेटर की हानियां, जनित्र को क्या बोलते हैं अपन? जनरेटर बोलते हैं, आप सभी को पता है। और लॉसेस को, हानियां को क्या बोलते हैं? लॉसेस बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब स्थिर हानि को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट लॉस। कांस्टेंट लॉस ये अपने को मालूम होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों चीजें मालूम होना चाहिए। और परिवर्ती हानि को क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल लॉस, जो बदलते रहता है। ठीक है, अब परिवर्ती हानि कौन कौन सी होती है? जो बदलते रहती है, स्थिर नहीं होती है। तो बदलती कौन सी रहती है हानियां अपनी? जो परिवर्ती लॉस रहता है वो होता है ताम्र हानि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉपर लॉस। ताम्र हानि जो होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉपर लॉस। ठीक है, तो अब ये कैसे होती है? कोई भी हानि हमारी कोई भी हानि जो होती है वो होती है वाट में। क्या है? शक्ति है। हम विद्युत शक्ति किसी मोटर जनरेटर को जो देते हैं यहाँ पे डीसी जनरेटर की, तो इसमें देते हैं इनपुट में अपन मैकेनिकल पावर देते हैं, और आउटपुट में हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल पावर। तो जब हमारा ये लॉसेस जब होता है, ये लॉस, तो ये पावर ही का ही तो लॉस होता है ना, पावर का लॉस होता है। यदि हम पावर इलेक्ट्रिकल इसमें देखें, इलेक्ट्रिकल में जो लॉस होगा या फिर जो पावर होती है वो होती है पावर। हमारे इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में पावर का फॉर्मूला क्या है? V इंटू आई, है ना। तो यही तो हमारा, और इसका मात्रक क्या होता है? वाट। इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है इलेक्ट्रिकल चीज में। यदि हम यही चीज मैकेनिकल में हो, और पावर का फॉर्मूला, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है जूल में, है ना। तो वो जूल के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसको हम वाटेज में लेते हैं कि कितने वाट की हमें इलेक्ट्रिकल लॉस होगा। तो यहाँ पे हमारा जब पावर का फॉर्मूला यहाँ पे V इंटू आई है, तो यदि इसे रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में वोल्टेज को डिपेंड करके इसको यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओम के नियम से V का क्या हो जाता है? V इज इक्वल टू आई आर से। तो V का मान आई आर हो जाएगा। तो आई आर यहाँ पे रखेंगे तो आई आर इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा? आई का वर्ग इंटू आर। तो धारा का वर्ग इंटू प्रतिरोध, यही अपना पावर का फॉर्मूला है। जब यहाँ पे लॉसेस होंगे तो पावर का लॉसेस होगा, तो क्या होगा कि हम पावर का ही लॉस करेंगे। तो पावर कैसे निकलेगी? परिवर्ती हानि, कॉपर लॉस। तो कॉपर होता कहाँ है? कॉपर लॉस वहां पे होगा, वहीं होगा जहां कॉपर होगा। तो कॉपर लॉस दो जगह होता है। पहला कहाँ होता है? आर्मेचर में, क्योंकि अपन आर्मेचर में कॉपर के तार से वाइंडिंग करते हैं, करते कि नहीं। उसके बाद में दूसरा क्या होगा? पोलसू। पोलसू में भी कॉपर तार की वाइंडिंग करते हैं, पोल में, पोल में करते हैं ना। तो वहां पे जहां पोल में हमारा जो होता है पोल या संट, पहले तो संट में, संट फील्ड वाइंडिंग जो होती है वहां पे होगा। तीसरा कहाँ होगा? श्रेणी फील्ड वाइंडिंग में।
श्रेणी फील्ड बाइंडिंग में। तो यहाँ पे बाइंडिंग जहां पे होगी, आर्मेचर बाइंडिंग, शंट फील्ड बाइंडिंग, श्रेणी फील्ड बाइंडिंग, तो यहाँ पे ये बाइंडिंग होगी, वहां पर यह लॉस होगा। ठीक है, यहाँ पे ये लॉस होगा, क्यों? क्योंकि कॉपर लॉस, कित काय का लॉस होगा? पावर का लॉस होगा। तो पावर का फार्मूला हमारा क्या है? आई स्क्वायर आर। तो हमारा आर्मेचर बाइंडिंग, तो इसमें धारा तो ठीक है, धारा हो जाएगी आर्मेचर धारा। आर्मेचर धारा को कैसे दर्शाते? आई ए से। ठीक है, आर्मेचर धारा को कैसे दर्शाएंगे? आई ए से। जो आर्मेचर धारा होगी हमारी, उसको दर्शाते कैसे? उसको आई ए से, आर्मेचर धारा को। और प्रतिरोध को कैसे दर्शाएंगे? आर्मेचर प्रतिरोध को, आर्मेचर प्रतिरोध को अपन दर्शाते हैं आर ए से, क्योंकि आर और ए आर्मेचर का प्रतिरोध। तो जिस बाइंडिंग का होता है उसका प्रतिरोध के नीचे लेग में अपन छोटा सा उसका जिस वर्ड से शुरू होता है उसका पहला लेटर लिख देते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आर्मेचर धारा क्या हो जाएगी? आई ए, और आर्मेचर प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आर ए। तो हमारा आर्मेचर लॉस क्या हो जाएगा? पावर में होगा। तो हमारा पावर का फॉर्मूला क्या है? P बराबर आई का वर्ग इंटू प्रतिरोध, धारा का वर्ग इंटू गुणा प्रतिरोध। तो ये हमारा लॉस हो जाएगा यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग का, पहला कॉपर लॉस। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा शंट फील्ड वाइंडिंग में, तो शंट फील्ड वाइंडिंग की करंट का वर्ग इंटू शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध। फिर श्रेणी फील्ड वाइंडिंग, तो श्रेणी फील्ड वाइंडिंग की करंट का वर्ग इंटू श्रेणी फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध। तो इस प्रकार से ये हमारा लॉसेस होंगे, ये सभी काय में होंगे? ये होगा वाट में। ठीक है, ये काय में होता है लॉस? ये होता है वाट में। तो फील्ड वाइंडिंग का जो श्रेणी फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग है, तो इनके लॉसेस होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्मेचर वाइंडिंग का जो लॉस होता है वो कुल हानि का, कुल लॉस का कितना होता है? कुल लॉस का होता है 30 से 40%। ये सबसे अधिक होता है, 30% से 40% तक होता है। ठीक है, ये पॉइंट हमें याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा लॉस किस में होगा? आर्मेचर वाइंडिंग में होगा, शंट फील्ड वाइंडिंग में होगा, श्रेणी फील्ड वाइंडिंग में होगा। तो सबसे ज्यादा लॉस होगा हमारा आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग में। अब इसके बाद में जो फील्ड वाइंडिंग है, इसमें इससे थोड़ा कम होता है। कितना है? कुल लॉस का, कुल हानि का, कुल लॉस का कितना होगा? 20% से 30% तक। ठीक है, ये बात हमें याद रखना है। और जो श्रेणी फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग है ना। अब इसके बाद में जो श्रेणी शंट फील्ड वाइंडिंग, सॉरी, जो फील्ड क्षेत्र है, तो जो फील्ड क्षेत्र का है, जो दोनों वाइंडिंग का जो लॉसेस होगा है ना, शंट फील्ड वाइंडिंग प्लस जो श्रेणी फील्ड वाइंडिंग है, इनका टोटल होगा 20% से 30% तक। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्लियर है कि हमारा जो लॉस होगा वो शक्ति में होता है। शक्ति में हम निकालते फार्मूले से। तो आर्मेचर वाइंडिंग का लॉस कितना होगा, शंट फील्ड वाइंडिंग का लॉस क्या होगा, श्रेणी फील्ड वाइंडिंग का लॉस क्या होगा, कैलकुलेशन के लिए हमें ये टर्म एंड कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, है ना। अब ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इसके बाद का हमें ये देखना है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, इसका लॉस जो होता है ये क्या होता है? ये परिवर्ती लॉस होता है। कौन कौन सा परिवर्ती लॉस होता है? वेरिएबल लॉस होता है। कौन कौन सा? आर्मेचर वाइंडिंग का जो लॉस होता है वो परिवर्ती हानि के अंतर्गत आता है, परिवर्ती हानि। ठीक है, इसके बाद में कौन सा परिवर्ती आएगा? श्रेणी फील्ड वाइंडिंग का जो होगा ये भी परिवर्ती हानि होगी। लेकिन जो शंट फील्ड वाइंडिंग का जो हानि होती है ये स्थिर हानि के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्थिर हानि के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा कोई जनरेटर है, जैसे ये आर्मेचर है हमारा, यहाँ पे ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये शंट फील्ड वाइंडिंग हो गई। इस प्रकार से जब इसमें लॉस धारा कहां से कम ज्यादा हो? जब लोड बढ़ेगा, यहाँ पे लोड जुड़ा हुआ है ना, ये ऐसे ये लोड जुड़ा हुआ है और
लोड जुड़ा है तो इसमें लोड बढ़ेगा तो यहाँ पे धारा बढ़ेगी, तो आर्मेचर धारा बढ़ेगी। आर्मेचर धारा बढ़ेगी तो क्या होगा कि सीरीज फील्ड धारा भी बढ़ेगी। जब लोड धारा बढ़ेगी तो ये तीनों बढ़ेगी, लेकिन ये स्थिर रहेगी, इसलिए इसे स्थिर हानि में रखा गया है। तो ये चीज बहुत बारीकी से समझने वाली चीज होती है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कई सारे, तो अच्छे से समझिए, है ना। अब इसके बाद में हम, ये हो गया अपना। अब इसके बाद में हम देखते हैं जो लॉसेस होते हैं हमारे, कॉपर लॉस हो गया, इसके बाद होता है कॉपर लॉस के बाद लौह हानि, इस इंग्लिश में बोलते हैं आयरन लॉस। ठीक है, आयरन लॉस जो होता है उसके अलग अलग दो तीन नाम से भी जाना जाता है। दो तीन नाम से, कौन कौन से नाम से जाना जाता है? एक तो हो गया भाई आयरन लॉस, इसी को कोर लॉस बोलते हैं, या करके लिख देते हैं, हाँ, या मैग्नेटिक लॉस, चुंबकीय हानि, मैग्नेटिक लॉस। तो ये इतने होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो ये मैग्नेटिक मतलब जो लौह हानि होती है, इसे हिंदी में ज्यादा लौह हानि लिख के एग्जाम में या हमें पढ़ने को मिलता है, लौह हानि या चुंबकीय हानि, इसका हमें आता है ना, इसको चुंबकीय हानि बोलेंगे, चुंबकीय हानि। तो ये क्या होता है, दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक होती है भंवर धारा हानि, भंवर धारा हानि, और दूसरी होती है शैथिल्य हानि, शैथिल्य हानि। अब इंग्लिश नाम में इनका क्या हो जाता है? एडी करंट लॉस, और इसका हो जाता है हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस लॉस। तो ये दो प्रकार के लॉस होते हैं, है ना। जो लौह हानि होती है इसमें दो प्रकार के लॉस होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होती है भंवर धारा हानि, दूसरी होती है शैथिल्य हानि। तो ये दोनों क्या होता है कि ये जो लौह हानि होती है, ये कुल हानि का कितना होती है? कुल हानि का 20% से 30% तक होती है। ठीक है, ये होता है, ये पॉइंट हमें याद रखना होता है। और हिस्टेरेसिस हानि और ये दोनों हानि क्या होती है? ये होती है स्थिर हानि के अंतर्गत आती है, स्थिर हानि के अंतर्गत आती है। इन दोनों हानि को क्या बोलेंगे? लौह हानि को स्थिर हानि बोलते हैं। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो एडी करंट लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वॉटेज में होता है लॉस, तो हमारा ये वॉट आता है, एडी करंट का ये है, एक होता है के ई, ठीक है, बी मैक्सिमम का वर्ग, टी का वर्ग, एफ का वर्ग इंटू वी। तो ये एडी करंट फार्मूला लॉस निकालने का ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे बार बार इसको एकदम से रट लो। तो इसमें से कई बार क्या पूछ सकता है, इनके एग्जैक्टली v का मान क्या है, t का मान क्या है, f का मान क्या है। तो हमें यहाँ पे देख लेते हैं, जो v है ये एडी करंट लॉस है, ठीक है, एडी करंट लॉस VE, और KE क्या है? एडी करंट, एडी करंट कांस्टेंट। ये काय पे निर्भर करता है? ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद बी मैक्सिमम क्या है? अधिकतम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम या उच्चतम, तो अधिकतम फ्लक्स घनत्व, अधिकतम फ्लक्स घनत्व, ये हो गया। ये टी क्या है? टी है हमारा थिकनेस, पदार्थ की मोटाई, पदार्थ की मोटाई, ये क्या है? थिकनेस, इंग्लिश इसका फुल फॉर्म क्या होगा? थिकनेस, इसलिए इसे टी से लिया गया है ना। उसके बाद एफ, एफ क्या होगा? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी,
ये हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। एफ क्या है? पदार्थ का आयतन। पदार्थ का आयतन। अब आयतन को भी से क्यों लिखा गया है? क्योंकि इंग्लिश में आयतन बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, ये चीजें हैं। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये काय में होता है। इसका बी फ्लक्स का, इसका मात्रक लेते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। थिकनेस का लेता है मीटर में, मीटर में इसका लेते हैं मात्रक। फ्रीक्वेंसी का लेते हैं हर्ट्ज में, और वॉल्यूम का लेता है मीटर क्यूब में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूले को लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमें पता होना चाहिए, जो आयतन है यहाँ पे इस प्रकार से भी को लेते हैं, टी थिकनेस को दर्शाता है, एफ फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है, बी मैक्सिमम अधिकतम फ्लक्स को दर्शाता है। तो ये एग्जाम में आता है, तो इसे बढ़िया अच्छे से समझ लीजिए, है ना। अब इसके बाद ये हो गया। इसके बाद एक अगला फॉर्मूला होगा हिस्टेरेसिस लॉसेस का। हिस्टेरेसिस लॉसेस का क्या फॉर्मूला होगा? इससे मिलता जुलता ही रहता है, पर अब थोड़ा सा हिस्टेरेसिस लॉसेस का सेथिल हानि जिसे बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कि WH बराबर ईटा बी मैक्सिमम की पावर 1.6 F इंटू V। तो ये फॉर्मूला होता है, और ये भी कितना होता है? ये दोनों वाट में लेते हैं ना, ये वाट में आता है। इसका कैलकुलेट, इसका जो मात्रक लेते हैं वो वाट में आता है। तो ऐसे एडी करंट का भी, इसका भी मात्रक जो होगा वो वाट में होगा, और हिस्टेरेसिस लॉस का भी मात्रक क्या होगा? वाट में होगा। तो इसमें क्या क्या होता है? ये हो गया लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, ये नियतांक हो जाएगा जो पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। बी मैक्सिमम क्या हो जाएगा? अधिकतम फ्लक्स घनत्व हो जाएगा, अधिकतम फ्लक्स घनत्व। अब इसके बाद में एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, जो कि हर्ट्ज में लेते हैं। ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में लेते हैं। ये क्या है? पदार्थ का आयतन है, पदार्थ का आयतन है, वॉल्यूम। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ये फॉर्मूला होता है हिस्टेरेसिस लॉस का, इसे भी याद रखना है। तो ये एक हानि ये हो गई। ठीक है, इसके बाद में एक हानि और होती है, मैकेनिकल लॉस जिसे बोलते हैं, यांत्रिक हानि जिसे बोलते हैं। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक पॉइंट और आप यहाँ पे देखिए, जो भंवर धारा हानि होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आती है, बारीक चीज है। जो भंवर धारा हानि होती है वो कहां कहां होती है? ये आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर और पोल एवं पोल शूज, पोल एवं शूज की कोर में होती है। ठीक है, और ये वाली हानि जो होती है हिस्टेरेसिस लॉस, शैथिल्य हानि, ये होती है सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर कोर में, आर्मेचर कोर में। अब ये लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस होता है आर्मेचर कोर में। तो क्या है कि इसे कम करने के लिए, किसे? शैथिल्य हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं? एडी करंट लॉस को कम करने के लिए कोर को पतली लेमिनेटेड बनाते हैं ना, कोर को लेमिनेशन के साथ पतलित करते हैं, लेमिनेटेड, लेमिनेटेड पतलित, पतलित करते हैं। ठीक है, कोर को लेमिनेटेड या पतलित करते हैं, है ना। तो लेमिनेटेड भी लिख के आ सकता है, पतलित भी लिख के आ सकता है। तो ये दोनों चीज एक ही होती है। तो ये चीज बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थी। अब इसके बाद में देखते हैं हम यांत्रिक हानि। यांत्रिक हानि को बोलते हैं मैकेनिकल लॉस।
अब ये मैकेनिकल लॉस क्या होता है भाई? मशीन है हमारे पास, यांत्रिक हानि। तो मशीन में एक जनरेटर है, तो जनरेटर में क्या क्या होता है? प्राइम मूवर होता है, एक आर्मेचर होता है, तभी तो ना हमारे पास ये बनता है जनरेटर कंप्लीट। तो प्राइम मूवर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है और किसे देता है? आर्मेचर को देता है। आर्मेचर हमारे यहाँ पे क्या करता है? आउटपुट में इलेक्ट्रिकल पावर जो रहता है आउटपुट में मिलता है हमें, और इनपुट में क्या देते हैं? मैकेनिकल पावर, ये इनपुट में रहता है। तो इस प्रकार से ये होता है। तो इसमें घूमने वाले भाग है, वहां पे होता है घर्षण और एयर फ्रिक्शन के कारण ये मैकेनिकल लॉस कहलाता है। तो मैकेनिकल लॉस किस किस कारण से होता है? तो ये क्या होता है, एक बार मशीन बन गई उसके बाद में ये बन गया, बाद में तो इसमें कुछ कम ज्यादा नहीं करते, इसलिए यह भी स्थिर हानि में होता है। तो यांत्रिक हानि ये होती है स्थिर हानि में होती, स्थिर हानि के बराबर होती है, ये स्थिर हानि होती है। अब किस किस के कारण होगा इसमें? यहाँ पे क्या बियरिंग लगा होगा सॉफ्ट के ऊपर यहाँ पे, तो बियरिंग के घर्षण के कारण, बियरिंग के घर्षण के कारण होगी, ठीक है। इसके बाद में काय में होगी? इसके बाद होगी कम्यूटेटर पर, कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर पर और ब्रश के घर्षण के कारण। तो इसमें लिखेंगे कम्यूटेटर बा ब्रश के घर्षण के कारण, ब्रश के जहां जहां घर्षण होगा वो उस सभी के कारण मैकेनिकल होगी, घर्षण के कारण, और ये भी यहाँ पे भी लिख देंगे के कारण। और क्या हो सकता है? जो आर्मेचर कोर होती है, पटलित रहता है आर्मेचर में, तिरछे स्लॉट बनाए जाते हैं, तो उसमें एयर फ्रिक्शन होता है। तो आर्मेचर स्लॉट, आर्मेचर कोर पर वायु के घर्षण के कारण, वायु के घर्षण के कारण, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए ये यांत्रिक हानि होती है, जहां पे घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, वहां पे मैकेनिकल लॉस होता है, ठीक है। कई बार कुछ जनरेटर में क्या होता है, प्राइम मूवर में गर्म हीट उसमें ज्यादा होती है, तो यहाँ पे पंखा वगैरह लगाते हैं, तो उसके कारण भी एयर फ्रिक्शन होता है, तो यहाँ पे बोझ भी इसी में आता है, तो इसके कारण ये होता है। तो स्थिर हानि और परिवर्ती हानि हमें कौन कौन सी है पता चल गया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं स्थिर हानि और परिवर्ती हानि कौन कौन सी होती है। इसे मिटा देता हूं मैं। स्थिर हानि और परिवर्ती हानि कौन कौन सी होती है, तो आप नोट कर लीजिए कि स्थिर हानि कौन कौन सी होती है, परिवर्ती हानि कौन कौन सी होती है। यहां पे मैं लिख देता हूं परिवर्ती हानि। तो स्थिर हानि कौन सी होती है? सबसे पहले हमारी कॉपर लॉस में होता है, जो स्थिर हानि होती है वो शंट फील्ड वाइंडिंग की हानि होती है, शंट फील्ड वाइंडिंग की। एक नंबर पे, ठीक है। इसके बाद में कौन सी होती है? लौह हानि। लौह हानि क्या होती है? स्थिर हानि होती है, स्थिर हानि होती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एक आता है एडी करंट लॉस, और एक आता है हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है। इसके बाद में एक और स्थिर हानि कौन सी होती है, अभी जो पढ़े हैं, यांत्रिक हानि, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल लॉस, ठीक है। तो ये हानियां जो होती है 1 2 3 4, ये स्थिर प्रकार की हानियां है। और परिवर्ती हानि कौन कौन सी है? आर्मेचर वाइंडिंग हानि, आर्मेचर वाइंडिंग हानि, और दूसरा क्या है? श्रेणी फील्ड वाइंडिंग, श्रेणी फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। तो ये जो हानि है इसको ये अलग अलग यहाँ पे, जो स्थिर हानि है
स्थिर हानि है या परिवर्ती हानि, तो ये हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी स्थिर हानि है और कौन कौन सी परिवर्ती हानि है।